नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी वकील का ढाबा सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का 12वां भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है रवीशा की नफरत और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के 12वें भाग को शुरू करते हैं। कहानी वकील का ढाबा, भाग 12। नाम रवीशा की नफरत। समाज की नजरों में मेरी छवि पहले से ही खराब हो चुकी थी, लेकिन आज मैं अपनी बेटी की नजरों में भी गिर गया था। आज वह मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। हुआ यूं कि जब मैं सुबह सुबह दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो ईशा ने मुझसे कहा, रवि, सुनो, आज आपको रविशा के स्कूल जाना है। रविशा के स्कूल? वह क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। आज उसकी परीक्षा का नतीजा निकलाना है और आपको उसका नतीजा पता करने उसके साथ जाना होगा। मेरा हाल तो आप जानते ही हो। मैं नहीं जा सकती, इसलिए आपको जाना होगा। यह सुनकर मैं डर गया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी रविशा के स्कूल नहीं गया था। ईशा गर्भवती थी और वह नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरे ना चाहते हुए भी मुझे ही जाना होगा। मैंने ईशा से कहा, ठीक है, तुम रविशा को तैयार कर दो, मैं चला जाता हूँ। पापा, मैं तो कब की तैयार हूँ, आप ही देर कर रहे हो, रविशा ने कहा। तो चलो फिर। रास्ते में मैं यह सोचकर डर रहा था कि अगर स्कूल में रविशा की अध्यापिका के सामने अगर बोलते समय कोई समस्या हो गई तो क्या होगा। वैसे तो मुझे हकलाहट की समस्या बहुत कम होती थी, लेकिन जब कभी किसी परिस्थिति में मैं डर या घबरा जाऊं तो यह समस्या काफी बढ़ जाती थी। मैं यह सोच कर रविशा के स्कूल में जा रहा था कि अब उसके स्कूल में उसकी अध्यापिका के सामने मैं कैसे बोलूंगा, जिससे कि मेरा डर और घबराहट और भी बढ़ गया। खैर, हम स्कूल पहुंच गए। रविशा मुझे अपनी कक्षा में ले गई। वहां उसकी और भी सहेलियां मौजूद थी। रविशा ने मेरी मुलाकात अपनी एक सहेली से करवाई और बताया कि यह उसकी सबसे अच्छी सहेली है। सभी लोग बारी बारी से अध्यापिका के सामने बैठ रहे थे और वह उनको उनके बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा के नतीजे के बारे में बता रही थी। कुछ समय के बाद हमारा नंबर भी आ गया और रविशा मुझे लेकर के अपनी अध्यापिका के सामने बैठा दिया। अध्यापिका को देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं अपने पुराने दिनों में खो गया कि कैसे मैं अपने स्कूल के समय अपने अध्यापकों के सामने बैठ जाता था और वहां मेरी हकलाहट की समस्या की वजह से उनकी डांट का सामना करना पड़ता था। खैर, रविशा की अध्यापिका उसके परीक्षा के नतीजे के बारे में बात कर रही थी और मैं उनकी बात को समझकर उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा था। मैं पूरी तरह से चौकन्ना था कि कहीं उनके सामने बोलते समय मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ मेरी गलती का भुगतान रविशा को करना पड़ना था। यानी अगर मैं बोलते समय हकलाने लगता तो वहाँ मेरी बेइज्जती के साथ साथ रविशा की सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती भी हो जानी थी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। रविशा की अध्यापिका ने मुझसे कुछ पूछा और मैं उसका जवाब देते समय हकलाने लग गया। फिर क्या था, रविशा ने अपनी जिस सहेली की मुलाकात मुझसे करवाई थी, सबसे पहले वही मुझ पर हंसने लग गई। रविशा की अध्यापिका ने उसको इस बात के लिए डांट जरूर लगाई, लेकिन उसकी हंसी काबू में नहीं आ रही थी और उसे देखकर वहां मौजूद बाकी के लोग भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय के बाद हम वहां से घर की ओर निकल पड़े। सारे रास्ते रविशा मुझे गुस्से से देख रही थी और मैं उसके सामने एक गुनहगार के जैसे महसूस कर रहा था। हम दोनों ने रास्ते में कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही रविशा दौड़कर अपनी माँ के गले जा लगी और जोर जोर से रोने लग गई। उसे यूं रोता देखकर मैं डर गया और एक अपराधी के समान उनके सामने खड़ा हो गया। ईशा ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या हुआ इसे, यह क्यों रो रही है? क्या परीक्षा में फेल हो गई है? नहीं, परीक्षा में फेल होने जैसी कोई बात नहीं।
बाकी तुम खुद पूछ लो, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? पापा ने स्कूल में मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, रविशा ने कहा। रविशा की बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैंने सच में कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। मैं अपनी नजरें झुकाए उन दोनों के सामने एक अपराधी के समान खड़ा था और रविशा स्कूल में हुई सारी वारदात अपनी माँ को सुना रही थी। यहाँ वारदात शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जब कोई अपराधी किसी घटना को अंजाम देता है तो वह वारदात कहलाती है, और यहाँ अपराधी मैं था और स्कूल में हुई घटना मेरे लिए एक वारदात थी। रविशा की बात सुनते हुए ईशा मेरी ओर देख रही थी और अपनी नजरों से ही मुझे बुरा भला कह रही थी। मैं उसकी शिकायती नजरों का सामना नहीं कर पाया और वहां से अपने रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैं इस नई मुसीबत के हल के बारे में सोचने लग गया। अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से मैं अपनी बेइज्जती किसी ना किसी तरह ये बर्दाश्त कर ही रहा था, लेकिन मेरी इस समस्या की वजह से मेरा परिवार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कैसे करेगा, और फिर क्यों करेगा? मेरी इस समस्या में उनका क्या कसूर है? मेरे कर्मों की सजा का भुगतान वह क्यों करें? रेस्टोरेंट जाते अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो मेरी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद लोग मेरी बेटी को हकले की बेटी या मेरी पत्नी को हकले की पत्नी तो नहीं कहेंगे। लेकिन इस बीच मेरी सोच मुझे आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करने से रोक रही थी। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और मृत्यु भी एक ही बार होनी है। मैं आत्महत्या करके अपने आप को कायर सिद्ध नहीं करना चाहता। एक ना एक दिन मरना तो सभी को है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता था कि मैं आत्महत्या करे एक कायर का इल्जाम अपने ऊपर लेकर मर जाऊं। समय बीतने के साथ साथ मेरे परिवार में कई महीनों तक सब कुछ सही चलने लगा। मैं खुश था और तनाव मुक्त भी था। तनाव मुक्त रहने की वजह से मेरी हकलाहट की समस्या में सुधार होने लग गया, जिससे मेरा जीवन और भी बेहतर हो गया। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईशा दूसरी बार गर्भवती थी और जब यह बात उसने मुझे बताई तो मैं थोड़ा डर गया। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह पिछली बार की तरह इस बार मुझे अपनी गर्भ निर्धारण जांच के लिए ना कह दे, क्योंकि पिछली बार तो मैंने किसी ना किसी तरह से मौका संभाल लिया था, लेकिन इस बार मेरे लिए मौका संभाल पाना मुश्किल हो सकता था। एक दिन ईशा ने मुझसे कहा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से खोए हुए से लग रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। मुझे तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कोई बात तो है। जब से मैंने तुम्हें अपनी गर्भवती होने के बारे में बताया है तब से तुम कुछ खुश नहीं लग रहे। क्या बात है? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वही बात, तुम हर बात का जवाब यह क्यों देते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं मंद बुद्धि हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा? साफ साफ पता चल रहा है कि कोई तो ऐसी बात है जिससे तुम यूं उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तुम्हें बताने का कोई फायदा है? तुम तो हर बात पर झगड़ा करने बैठ जाती हो, और अब भी तुम वही कर रही हो। मैं झगड़ा नहीं कर रही। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि बात क्या है जो तुम यूं मुंह लटका कर बैठे हुए हो। मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है। मुझे जाना है। सुबह सुबह दफ्तर जाने के समय मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। झगड़ा करने का इरादा मेरा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ कुछ पूछ रही हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त चाहिए जो तुम्हारी हर बात को समझ सके और जिससे तुम अपने दिल की हर बात कह सको। लेकिन आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से लगता है कि तुम वह सब कुछ भूल चुके हो। ईशा, इसकी वजह तो तुमने खुद बता दी है। अब मैं क्या बता सकता हूँ? मेरा भी एक सपना था कि मैं शादी के बाद पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त चाहता था, लेकिन मैं शायद यह नहीं जानता था कि सपना तो आखिर सपना ही होता है। मैंने क्या बता दिया? तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते?
शादी के बाद तुम मुझे आप कहकर संबोधित करती थी तो तब तक एक दोस्त थी, और जब आप से तुम पर आई तब तुम मेरी वह दोस्त ना रही। तुम पहले से बहुत बदल चुकी हो। तुम्हारी नजरों में मेरे लिए पहले जैसी इज्जत अब नहीं रही, और इसकी वजह तुम जानती हो। कौन सी वजह? यही मेरी हकलाहट की समस्या। अगर मैं हकलाता हूँ तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि मैं सम्मान पाने का भी हकदार नहीं हूँ। कौन सी बात कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने तुम्हारी उदासी की वजह पूछी है और तुम मुझे भाषण दिए जा रहे हो। अब मेरी बातें तुम्हें भाषण लगती हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। खैर, मेरे यूं चुप रहने की वजह जानना चाहती हो ना तो सुनो, और सुनकर कोई झगड़ा वगैरह मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूं सुबह सुबह झगड़ा करके मैं दफ्तर में जाऊं। तुम्हें याद जब रविशा तुम्हारे पेट में थी और तुमने जिद की थी कि तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करवाना है, और अगर लड़का हुआ तो रख लोगी वरना उसे मार दोगी। इस बात को लेकर हमारा काफी वाद विवाद हुआ था। इस बार भी मुझे यही डर है कि कहीं तुम फिर से इस बार वही जिद ना कर लो, क्योंकि पिछली बार तो मैंने मौका संभाल लिया था, लेकिन इस बार ऐसा कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह तुम कैसी बात कर रहे हो? इस बार तो मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। तुम तो यूं बेफिजूल की चिंता लेकर घूम रहे हो। तो यानी कि तुम इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाली? हाँ, बिल्कुल। मैंने इस बार ऐसा कुछ सोचा तक नहीं। ठीक है, तो मैं दफ्तर जा रहे हूँ, और मेरे साथ इस बात को लेकर आगे बात मत करना। यह कहकर मैं दफ्तर आ गया और निश्चिंत हो गया कि इस बार ईशा ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं बेफिक्र हो गया कि अब कोई किसी बात को लेकर विवाद या झगड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं यह भूल गया था कि मेरी किस्मत में बेफिक्र होकर रहना या सुख से रहना लिखा ही नहीं था। वाद विवाद या झगड़ा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, और फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्दा क्या है। अभी सुबह एक परेशानी खत्म हुई थी कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो ईशा ने आते ही मुझसे कहा, रवि, मेरे मौसा जी स्वर्ग सिधार गए हैं। कौन? नैनीताल वाले? अरे वह तो बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या हुआ था उनको? क्या वो बीमार थे? यार, उनकी तो उम्र भी नहीं थी जाने की। अब उनके परिवार का क्या होगा? मैंने एकदम से ईशा से उनके बारे में बोलने लगा। अरे रुको, उनको कुछ नहीं हुआ, वह ठीक है। तो फिर कौन से मौसा जी? तुम्हारे तो एक ही मौसा है ना, वो नैनीताल वाले? अरे नहीं, वो देहरादून वाले। वह कौन है? मैं तो उनसे कभी मिला नहीं। तुम उन्हें नहीं, उनके परिवार से मिले हो? कब? निशा की शादी में। तुम्हें याद है, जो लड़का तुम्हारा मजाक बना रहा था, जिसने तुम्हें शाहरुख जीजू कहकर पुकारता था? हाँ, मुझे याद है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? अगर कानून में एक कत्ल की सजा माफ होती तो सबसे पहले मैं उसी का कत्ल कर देता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने आपका क्या बिगड़ा है? बस जरा सा मजाक ही तो बनाया था। ईशा को यह जरा सा मजाक लगता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने मेरे आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचाई थी। मैं अपनी साली निशा की शादी में गया था। उनका बड़ा दामाद होने के नाते मेरा रुतबा बहुत बड़ा था। मैं एक वकील भी हूँ, जिस वजह से मैं समाज में एक इज्जतदार जगह रखता हूँ। खैर, शादी में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देगा। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं। कोई बात तो है। बोला ना कि कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। तो ठीक, फिर हम कब जा रहे हैं? कहाँ पर? देहरादून। क्यों? बताया तो था अभी कि देहरादून वाले मौसा जी स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमको अगर जाना है तो जाओ। आपको क्यों नहीं जाना? कहीं आप दीपक से तो नहीं डर रहे? अरे, ऐसे मौके पर वह आपको कुछ नहीं कहेगा। मैं किसी से नहीं डरता। तुमको अगर जाना है तो जाओ। चलो ठीक है। उनके क्रियाक्रम पर तो चलोगे ना?
जब एक बार बोल दिया कि नहीं तो फिर बार बार बात को दोहराने का क्या फायदा। लेकिन क्यों? मुझे पता है कि तुम दीपक से डर रहे हो। मैंने पहले भी कहा है ना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर आप किसी से डरते नहीं तो फिर वहां जाने में क्या परेशानी है, क्या कारण है? इसका एक नहीं अनेकों कारण है। एक तो वह दूर बहुत है जिससे आने जाने में कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान मेरे काम का नुकसान ज्यादा होगा। दूसरा, तुम गर्भवती भी हो। तुम्हारा ज्यादा दूर का सफर करना ठीक नहीं होगा और फिर हमारी उनसे रिश्तेदारी भी दूर की है। हमारी शादी को 7 साल के आसपास का समय हो गया है और इस दौरान हमारी मुलाकात उनसे सिर्फ एक बार और वह भी निशा की शादी में ही हुई है। बाकी तुम अगर फिर भी कहती हो तो हम चले जाते हैं। ईशा के मौसा की मृत्यु का मुझे दुख था लेकिन मैं उनके परिवार के पास जाना नहीं चाहता था। इसका कारण शायद वह नफरत थी जो उनके बेटे दीपक की वजह से थी। हम काफी देर तक इस मुद्दे पर बहस करते रहे और अंत में पहली बार जीत मेरी हुई, यानी हम वहां नहीं जा रहे थे। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ रविशा की नफरत मेरे प्रति और बढ़ने लगी क्योंकि स्कूल में रविशा की उसकी सभी सहेलियां उसका मजाक बना रही थी, जिसकी वजह सिर्फ मैं था। हालांकि मैंने इस बात की शिकायत उसकी मुख्य अध्यापिका से भी की थी लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि घर में मेरे साथ अजनबियों जैसा व्यवहार हो रहा था। ईशा तो मेरे साथ कम ही बातचीत करती और रविशा ने मेरे साथ बोलचाल बिल्कुल बंद कर दी थी। ईशा गर्भवती थी और एक दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। मैं उस वक्त किसी काम से शहर से बाहर था। ईशा के पिता उसे अस्पताल में लेकर के आए। कुछ समय के बाद ईशा की मां का मुझे फोन आ गया, बेटा बधाई हो, बेटा हुआ है। बेटे के जन्म की खबर सुनकर मैं इतना खुश था कि मैं अपनी यह खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैंने ईशा की मां से कहा, जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? बेटा हमने तुम्हारे बेटे की जन्म पत्रिका को अपने ज्योतिषी को दिखाया है और एक समस्या बताई है। माता जी, अभी तो इसका जन्म हुआ है और अभी इसकी जन्म पत्रिका बनवा भी दी। हाँ बेटा, वो आजकल कंप्यूटर से बन जाती है ना, इसलिए जल्दी बन गई। चलो ठीक है, तो आप एक समस्या के बारे में बात कर रहे थे, क्या है वह? हाँ बेटा, इसकी जन्म पत्रिका में एक दोष है और उसके उपाय को लिए तुम्हें लगभग 1.25 महीने के लिए इससे दूर रहना होगा। माता जी, यह आप क्या बात कर रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें इससे दूर रहना होगा वरना उसके लिए सही नहीं होगा। माता जी, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मैं इस प्रकार के वहन को नहीं मानता, तो फिर मैं इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? मैं अभी आ रहा हूँ। बेटा बात को समझा करो। हमारे ज्योतिषी ने साफ साफ कहा है कि इसकी जन्म पत्रिका में दोष है, जिस वजह से अगर इसका पिता इसे 1.25 महीनों के पहले इसे देखता है या इसके आसपास भी आता है तो यह इसके लिए कष्टदायक होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जैसा आप कहें। इसका मतलब यह कि मैं अपने घर भी नहीं आ सकता। हाँ बेटा, अगर हो सके तो तुम अपने रेस्टोरेंट में ही जाकर रह लो, यह हम सभी के लिए ठीक होगा। मैं इस प्रकार के बेबुनियाद वहम को नहीं मानता था लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आ गई थी वहां मुझे इसका पालन मजबूरन करना पड़ा क्योंकि अगर कहीं भगवान ना करे बच्चे को कोई आंच भी आ गई या कुदरती तौर पर जरा सा बीमार पड़ गया तो सारा का सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा या यूं कह लो मेरे वहम को ना मानने पर आएगा। ईशा सारी उम्र यही सुनाती रहेगी कि अगर मैं 1.25 महीना इससे दूर रहता तो यह बीमार ना पड़ता। कुल मिलाकर मेरे ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चे से दूर रहना था जो कि मेरे लिए सबसे कठिन कार्य था। खैर, बेटा होने की खुशी मेरे लिए एक ही पल में खत्म हो गई। मैं तुरंत से घर आया और घर से अपना जरूरी सामान लेकर 1.25 महीनों के लिए अपने रेस्टोरेंट में बनाए अपने कमरे में चला गया। इस दौरान ईशा की माँ ईशा के साथ मेरे घर में रही। मेरी वकालत की प्रैक्टिस लगभग खत्म हो चुकी थी, यानी मैंने अब कोर्ट कचहरी में जाना लगभग बंद कर दिया था।
इसकी वजह मेरी हकलाहट की समस्या थी, लेकिन जब भी किसी को मेरी जरूरत पड़ती तो मैं उसकी मदद जरूर करता। मेरे पास ज्यादातर केस घर परिवार संबंधित ही आते थे, जिनमें से ज्यादातर तलाक के किनारे पहुंच चुके होते थे, लेकिन मैं उन केसों का निपटारा दोनों पक्षों में राजीनामा करवाकर कर देता था। मेरी पुरजोर कोशिश यही होती थी कि दोनों पक्षों के बीच तलाक जैसी नौबत न आए। मैं उनको किसी न किसी तरह से दोबारा मिलाने की कोशिश करता था, जिससे मेरी छवि सुधरने लगी थी। समाज में मुझे कुछ इज्जत की नजर से देखा जाने लगा था। लेकिन इसके उलट मैं अपने ही घर में अपनी इज्जत बचा नहीं पा रहा था। समय बीता और यह 1.25 महीनों का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने ईशा को सूचना देने के लिए फोन किया। हेलो ईशा, क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाओ? मेरा ठीक है। अच्छा, वो मैंने पूछना था कि 1.25 महीना तो खत्म हो चुका है, अब मैं क्या घर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आपको ही फोन करने लगी थी कि अब आप कभी भी घर आ सकते हो। बस एक छोटी सी पूजा रखी है, उसके बाद मैं आपको सूचना दे दूंगा, तब आप किसी भी समय आ जाना। अब कौन सी पूजा रखी है? पता नहीं, माँ ने एक पंडित जी तो बुलाया था तो उसने ही यह पूजा रखवाई है। चलो ठीक है, तुम मुझे बता देना जब मुझे आना होगा तो। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और ईशा के बुलावे का इंतजार करने लग गया। मैंने पहली बार अपने बेटे से मिलना था। अपने पूरे परिवार से सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स था जिसने कि अपना बेटा अभी तक नहीं देखा था। अभी कुछ दिन पहले पिताजी का फोन आया था और उन्होंने मेरे बेटे के बारे में बताया था। वह लगभग रोज मेरे घर मेरे बेटे यानी अपने पौत्र को मिलने जाते थे। खैर, कुछ दिनों के इंतजार के बाद ईशा ने मुझे फोन करके मुझे घर आने के लिए बोल दिया और मैं तुरंत बिना कोई देर किए घर पहुंच गया। कुछ ही देर में मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने था। मैं अपने बेटे को देखकर बहुत भावुक सा हो गया। मेरी आंखों में पानी आ गया। यह पल मेरे लिए कभी ना भूलने वाला पल था। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।